अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे हम। देखिए, बैंक रिकन्सिलेशन एक छोटा सा सवाल है, 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लॉजिकल है ये। तो इसकी पहले आपने लॉजिक समझनी है कि इसके अंदर होता क्या है क्या है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा, 10 मिनट में सवाल हो जाएगा ये, ठीक है। तो बैंक रिकन्सिलेशन है क्या? होता ये कि जब हम पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं रिसीविंग और पेमेंट्स के लिए, तो कंपनी भी अपने पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, जिसे हम बोलते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और बैंक वाले भी अपने पास कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि हमने कब पैसे जमा करवाए, कब पैसे निकलवाए। और महीने के आखिर में या साल के आखिर में वो अपना एक स्टेटमेंट बना कर दे देते हैं कि भाई ये आपकी डिटेल है और इतना आपका बैलेंस बाकी है। फिर हम इसको अपने कैश बुक से कंपेयर करते हैं कि आया कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई वो हमने भी रिकॉर्ड करी या नहीं करी है, सही है गलत है, कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर। और जो उनका बैलेंस आ रहा है हमारे उनके मुताबिक, क्या हमारा भी उतना ही बैलेंस आ रहा है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बैंक का बैलेंस होता है, बैंक के बैलेंस से मुराद बैंक के पास हमारा बैलेंस। बैंक के पास हज़ारों कस्टमर होते हैं ना, हज़ारों अकाउंट होल्डर होते हैं। तो यहाँ जो मैं बैंक का बैलेंस की बात करूँगा, इसका मतलब है जो रिकॉर्ड बैंक ने हमारी कंपनी का रखा हुआ है, यानी हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस, उनके मुताबिक कितना बैलेंस आ रहा है बैंक के मुताबिक, और हमारी कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक कितना बैलेंस आ रहा है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई फ्रॉड तो कोई कर नहीं सकता आजकल के जदीद दौर में, लेकिन कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ भूल चूक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, कुछ बैंक को पता होती हैं, कुछ हमें पता होती हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बैंक कर चुका होता है, हमें पता नहीं होते। तो फिर हम बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे रिकॉर्डिंग है जो बैंक कर चुका है और हमें पता नहीं है। तो वो फिर हम अपने पास एडजस्ट कर देते हैं। और एट द एंड फिर हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस चेक करते हैं, दोनों का बैलेंस बराबर आ जाता है। तो रिकनसाइल का मतलब होता है बैलेंस चेक करके दोनों का बैलेंस बराबर करना, जो डिफरेंसेस हैं बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, उसको ख़त्म करना। तो अब देखें यहाँ पर मैंने एक कॉलम कौन सा बनाया, डिस्क्रिप्शन का। ये कैश बुक शो करेगा हमारे रिकॉर्ड को, और पासबुक शो करेगा बैंक के रिकॉर्ड को, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे कि हमारे मुताबिक, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी का बैलेंस कितना है। और पासबुक ये शो करेगा बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी कंपनी का बैलेंस कितना है, वो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। दो कॉलम चलेंगे, तीन कॉलम चलेंगे डिस्क्रिप्शन का, एक कैश बुक के कॉलम का और एक पासबुक के कॉलम का। अब मैं आपको वो डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस अलग अलग होता है। एग्जाम में वो डिफरेंसेस बता देगा आपको। तो डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसको 6 या 7 लाइनों में कंसाइज किया अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, और आपको बड़ी आसानी होगी उसको समझने में। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे रिकॉर्ड का बैलेंस और बैंक के रिकॉर्ड का बैलेंस अलग अलग होता है। तो हम जो रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में करते हैं उस रजिस्टर का नाम होता है कैश बुक, और बैंक जिस रजिस्टर में करता है उसका नाम होता है पासबुक। इसलिए मैंने यहाँ बैलेंस लिखा, और जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हमारा बैलेंस है वो यहाँ लिख दिया, और जो बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक बैलेंस है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं जिसकी वजह से मेरा और बैंक का बैलेंस अलग अलग आ रहा है, उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जहाँ काम नहीं हुआ या गलत हुआ है वहाँ सही कर देंगे, अगर हमारे रिकॉर्ड में गलती हुई है तो हम सही कर देंगे, बैंक के पास कोई गलती हुई है तो बैंक को बता देंगे हम, ठीक है। तो पहला मसला क्या हो सकता है, मैंने कहा ना, मैंने जो रीज़न है जिसकी वजह से मेरा और बैंक का बैलेंस अलग अलग आता है वो 6-7 लाइनों को, 6-7 ट्रांजेक्शन को कंसाइज कर दिया अपने एक्सपीरियंस की बेस में। बड़ी आसानी होगी इसको समझने में। अगर आप दूसरे टीचर के लेक्चर देखेंगे तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, बुक देखेंगे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। मैंने उन सारी चीज़ों को 6-7 लाइनों में बंद कर दिया, 6-7 ट्रांजेक्शन में बंद कर दिया इसको। तो नंबर 1 क्या लिखा हमारे पास, रीज़न अनक्लियर्ड, अनक्रेडिट, लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। देखें ये एक ही मसले के 4 नाम हैं। कभी एग्जामिनर उसको अनक्लियर्ड के नाम से बोलेगा, कभी एग्जामिनर इसको अनक्रेडिट के नाम से बोलेगा, कभी लेट डिपॉजिट के नाम से बोलेगा, कभी डिपॉजिट इन ट्रांजिट के नाम पे बोलेगा। ये होते क्या है, होता ये कि हम चेक जमा करवाते हैं लेट सपोज 30 तारीख को, वहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी 30 तारीख को जारी हो जाता है। चेक क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, कम से कम 2 या 3 दिन लग जाते हैं, अगर सैटरडे संडे आके 3-4 दिन भी लग जाएंगे। और देखिए बैंक स्टेटमेंट कब जारी हो जाता है, 30 तारीख को जारी हो जाता है।
तो जो चेक मैंने 30 तारीख को या 29 तारीख को जमा करवाया है वो बैंक के पास प्लस नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैंक 2 या 3 दिन के बाद क्रेडिट करता है। पहले जिसका चेक मैंने जमा कराया बैंक उसके अकाउंट से पैसे निकालेगा फिर मेरे अकाउंट में डालेगा। इस प्रोसेस में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अब जब मैंने चेक बैंक में जमा करवा दिया मैं तो फ़ौरन ही अपने कैश बुक में उसको प्लस कर दूंगा। लेकिन बैंक जो होता है वो 2 या 3 दिन के बाद प्लस करता है और स्टेटमेंट जारी हो चुका है 30 तारीख को। अब 30 तारीख के मुताबिक मेरा बैलेंस बढ़ चुका है और बैंक वालों का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब है काम कहाँ पर नहीं हुआ? पासबुक में काम नहीं हुआ। इसलिए इसको हम ऐड करेंगे और कहाँ प्लस करेंगे? पासबुक के कॉलम में प्लस कर देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस बैंक बढ़ा ही देगा। तो पासबुक में इसको हम प्लस कर देंगे। एक तो ये रीज़न हो गई। इस रीज़न के 2, 3, 4 नाम हो सकते हैं, किसी भी नाम से वो पूछ सकता है। बात समझ में नहीं आई? दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। 6-7 रीज़न ही बताऊंगा आपको मैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, उसी में पूरा सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा मसला क्या हो सकता है? अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को चेक लिखा, जब मैं चेक किसी को लिख के दूंगा तो इसका मतलब पैसे मेरे बैंक से माइनस होंगे, तो मैंने कैश को माइनस कर दिया होगा। नॉर्मली ऐसा होता है लोग उसको क्लियर भी करवा लेते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं, तो बैंक वाले भी माइनस कर देते हैं, तो मसला नहीं आता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको मैंने चेक लेकर दिया वो कहीं मसरूफ़ होगा, उसने चेक वहाँ से बैंक से कैश नहीं करवाया। अब जब बैंक से कैश नहीं करवाया तो मेरा बैलेंस तो कम नहीं हुआ, जबकि जिस दिन मैंने चेक लिखा था उसी दिन मैंने कैश बुक से क्या कर दिया, माइनस कर दिया बैंक का बैलेंस, क्योंकि मुझे पता है कि भाई चेक लिख दिया वो पैसे कम हो गए मेरे, आज नहीं तो कल कम हो ही जाएंगे। काम कहाँ पर नहीं हुआ? पासबुक में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसको चेक लिख कर दिया वो अभी तक बैंक पहुँचा नहीं है। जैसे ही पहुँचेगा मेरे अकाउंट माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। लेकिन अभी डिफरेंस आ गया। अभी डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि वो अभी तक पहुँचा नहीं है। अब मैं कैश बुक को कम कर चुका हूँ, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कैश पासबुक को मेरे अकाउंट को कम नहीं किया। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा, भाई आज नहीं तो वो कल पहुँच ही जाएगा, आज नहीं तो कल मेरे अकाउंट से वो माइनस कर ही देगा बैंक। तो मैं उसको रिकनसाइल करने के लिए आज ही क्या कर दूँगा, उसको माइनस, और फिर बैंक वाले को बता देंगे भाई कि ये हमारा क्या मसला आ गया देख। तो ये गलती, ये 2 मिस्टेक या 2 एरर या 2 समझ लें मसले होते हैं बैंक कॉलम में ज़्यादातर। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आउट हो जाता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने क्या किया, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए। अब जब मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवा दिए तो बैंक बैलेंस तो मेरा बढ़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये होगा जब मुझे पता ही नहीं चला तो मैंने कैश बुक में इसको प्लस ही नहीं किया होगा। भाई प्लस कब करूँगा? जब मुझे पता चलेगा। अब जब मैंने बैंक स्टेटमेंट का चेक किया गौर से तो पता चला एक कस्टमर था, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवा दिए, इसका मतलब बैंक प्लस हो चुका है और मेरा रिकॉर्ड अभी तक प्लस नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, उसको कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि काम कहाँ पर नहीं हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। जहाँ काम नहीं होगा वहीं काम करेंगे ना, जो रिकॉर्ड कर चुका वो कोई नहीं दोबारा करेगा रिकॉर्ड। तो कैश बुक हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और कैश बुक में चूंकि डायरेक्ट का वर्ड ही ये शो कर रहा है कि बैंक, ये डायरेक्ट बता रहा है मुझे डायरेक्ट डिपॉजिट कि बैंक में प्लस हो चुका है और मुझे इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैश बुक में इसको प्लस कर देंगे। माइनस के साइन को ब्रैकेट से शो करते हैं। चौथा मसला जो मेरे और बैंक के बैलेंस आने में हो सकता है, डिसऑनर चेक। नॉट सफिशिएंट फंड भी कहते हैं इसे, NSF भी कहते हैं। NSF मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। होता ये किसी कस्टमर ने मुझे पैसे दिए, लेट सपोज 10,000। अब मैं खुश हो गया, मैंने कैश में उसको प्लस कर दिया, लेकिन चेक जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक पहले उसके अकाउंट से पैसे निकालेगा फिर मेरे अकाउंट में डालेगा। जब बैंक ने उसके अकाउंट माइनस करना चाहा तो पता चला उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, फंड सफिशिएंट उसके अकाउंट में नहीं है। तो जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं निकले तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र क्या होंगे, तो बैंक वो चेक मुझे वापस कर देगा और कहेगा कि भाई जो चेक आपने मुझे दिया था उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, लिहाजा आपका अकाउंट हम नहीं बढ़ा रहे, प्लस नहीं कर रहे हम। अब हुआ यहाँ पर ये कि गलती मुझसे इस तरह हो गई, कि गलती तो खैर नहीं हुई, मेरे साथ मसला ये हो गया कि जिस बंदे ने चेक दिया था मैंने तो उसी वक्त प्लस कर दिया था कैश बुक को, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, डिसऑनर हो गया वो।
अब जो मैंने प्लस किया था 10,000 तो वो तो समझ लिया बेकार हो गया ना वो, क्योंकि बैंक तो प्लस नहीं करेगा, बैंक तो बोलेगा उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो लिहाजा रिकनसाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको कैश बुक से माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको प्लस कर चुका था और जबकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। लिहाजा हम क्या करेंगे, कैश बुक से इसको माइनस कर देंगे। तो ये दो केसेस, डायरेक्ट डिपॉजिट, डिसऑनर, हर साल पूछता है आपसे, वही जहन में रख लें। डायरेक्ट डिपॉजिट आएगा कैश बुक में प्लस होगा, डिसऑनर चेक आएगा कैश बुक से माइनस होगा। और ये दो तीन नाम याद रखिएगा, डिसऑनर को क्या कहते हैं हम, नॉट सफिशिएंट फंड, एनएसएफ, और डिसऑनर चेक। ठीक है, कितने रिवीजन हो गई, 4 रीज़न हो गई, 5 रीज़न देखते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, बैंक के पास जो मेरा पैसा होता है ना, वो मेरे लिए एसेट है, लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है, वो मेरा फंड है। तो जब जब मेरा फंड बढ़ेगा, जब जब मैं पैसे जमा कराऊंगा, मेरा फंड इंक्रीज होगा, तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में जब भी बैंक क्रेडिट का वर्ड यूज़ करेगा, इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया। ये लफ्ज़ जहन में रख लीजिए आप अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। जब भी बैंक ने क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम भी कैश बुक में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। कोई भी रीज़न हो सकती है, रेंट कलेक्शन कर लिया, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, बैंक ने इंटरेस्ट मुझे दे दिया। अगर बैंक ने क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया है, बैंक ने किसका वर्ड यूज़ किया है, क्रेडिट का, तो आप ये समझ जाइए कि बैंक मेरे अकाउंट को प्लस कर चुका है, इंक्रीज कर चुका है, लिहाजा हम भी इसको कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये जहन में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक अगर चार्जेस का वर्ड यूज़ कर रहा है या डेबिटेड का वर्ड यूज़ कर रहा है, या ज़कात है या कोई एक्सपेंस है, तो बैंक कौन सा वर्ड यूज़ करता है, या तो डेबिट का वर्ड यूज़ करता है या चार्जेस का वर्ड यूज़ करता है। डेबिट या चार्जेस अगर ये वर्ड आ गया तो ये जहन में फिट कर लेंगे, बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब भी क्रेडिट का वर्ड आएगा, बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया, तो हम कैश को प्लस करेंगे। लेकिन जब भी डेबिट या चार्जेस का वर्ड आएगा, समझ लो बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, तो हम भी क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे कैश बुक से। ये बात है में रहेगी। अब देखो 4 पॉइंट बिठा लो, आपका आधा सवाल इन 4 पॉइंट से हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट कैश बुक प्लस होगा, डिसऑनर कैश बुक से माइनस होगा, क्रेडिट जब भी आ गया कैश बुक प्लस होगा, चार्जेस या डेबिट आ गया कैश बुक से माइनस होगा। समझ लो 70% क्वेश्चन सिर्फ इन 4 पॉइंट में हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद एक एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आता है, जिसमें 9450 लेट सपोज लिख लेते हैं, तो उसमें लिख दिया 9504, यानी अमाउंट का डिफरेंसेस आता है। वो जब मैं क्वेश्चन आएगा आपको समझाऊंगा, आपको वो मसला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और फिर जब इसको हम टोटल करेंगे एट द एंड, तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बैंक क्या हो गया, रिकनसाइल। अगर दोनों का बैलेंस बराबर हो गया तो समझ लिया अपना सवाल सही किया है। अगर दोनों का बैलेंस बराबर नहीं हुआ तो आपका सवाल सही नहीं हुआ। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, गौर से सुनिए, और सारे के सारे पॉइंट 6 पॉइंट है मुश्किल से, बस इन 6 के 6 पॉइंट को अच्छी तरह समझ लीजिए और याद कर लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ प्लस होगी, कहाँ माइनस होगी, ठीक है। जैसे पासबुक में सिर्फ 2 ही काम बताए मैंने आपको, एक अनक्लियर अनक्रेडिट प्लस होगा, अनप्रेजेंट माइनस होगा। इसी तरह कैश बुक में 4 काम बताएं, तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए सवाल करने से पहले, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक सवाल हमारे पास चल रहा है, क्लास देख रहे हैं अगर आप ये, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 6000, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है हमारे पास 11000। तो यहाँ मैंने कैश बुक का बैलेंस कितना लिखा 6000 और पासबुक का बैलेंस कितना लिखा मैंने 11000। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब मैंने किसी को चेक लिख कर दिया लेकिन अभी तक पहुँचा बैंक में नहीं है। जब मैं चेक लिख कर दूंगा तो मैंने कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन जब वो पहुँचेगा तो बैंक माइनस करेगा ना। इसका मतलब अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मीन्स अभी तक वो पहुँचा नहीं है, मीन्स अभी तक पासबुक से वो माइनस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पासबुक से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनप्रेजेंट चेक। ये क्या करेंगे, पासबुक से इसको माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट है ये 4000। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कैश कॉलम में लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक में लिखा हमने। अब जो मसले हैं उनको हम उसकी जगह पर मेरिट पर रख देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हमारे पास, अ कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन कंपनी अकाउंट। एक कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया कंपनी के अकाउंट में। तो जब डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, इसका मतलब पासबुक बैंक वालों ने प्लस कर दिया है। डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब, इसका मतलब है कैश बुक वालों को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में लिखेंगे। कितनी अमाउंट है ये हमारे पास, ये 2,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अ कस्टमर चेक डिसऑनर बाय द बैंक। एक कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, यानी किसी ने मुझे चेक दिया होगा, तो मैंने इसको कैश बुक में प्लस कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो जो मैंने प्लस किया, इसका मतलब वो मैंने गलत किया, तो लिहाजा मैं इसको करेक्शन के लिए क्या करूँगा, कैश बुक से उसको माइनस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डिसऑनर चेक। कितनी अमाउंट लिखूँगा उसकी मैं, 1,000, ठीक है। बैंक डेबिटेड कंपनी अकाउंट, मैंने आपसे कहा जब भी बैंक ने डेबिट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब क्रेडिट का वर्ड आएगा, इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को प्लस कर दिया। जो डेबिट का वर्ड आएगा, इसका मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया। तो डेबिट का वर्ड आया यहाँ पर, देखिए बैंक डेबिटेड कंपनी अकाउंट 1,000 फॉर ज़कात। तो इसको मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, और क्या लिखूँगा मैं, ज़कात। तो ये बात याद रहेगी आपको, जब भी डेबिट का वर्ड आएगा, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 1,000 में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसके बाद क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब मैंने कोई चेक जमा करवाया होगा, तो वो अभी तक बैंक में पहुंचा नहीं है। तो जब मैं चेक जमा करवाता हूँ तो कैश बुक में प्लस कर देता हूँ, लेकिन बैंक वाला 2-3 दिन लेते हैं। तो अभी प्रोसेस में होगा, आज नहीं तो कल वो क्लियर हो ही जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी तक प्लस नहीं हुआ, इसका मतलब काम कहाँ पर नहीं हुआ, बैंक में नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, बैंक में इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मसला करेगा सवाल शुरू शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सवाल आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कितनी अमाउंट है इसकी, 1,500, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कंपनी अकाउंट में 1,000 कर दें।